साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 से जुड़ी है और ये वीडियो आपकी गणित की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम चाहे प्राइमरी लेवल का हो या चाहे जूनियर लेवल का हो, जब बात गणित की होती है तो आपका नंबर सिस्टम से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर लिए गए हैं नंबर सिस्टम से जुड़े 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर साथियों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जहाँ तक कि अब तक जो भी यूपी टेट एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग नंबर सिस्टम से जुड़े जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द आपके घूमते हैं। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अवधारणाएं, क्योंकि अवधारणाओं से जुड़ा यानी कॉन्सेप्ट से जुड़ा भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नंबर सिस्टम से बनता है। तो इस वीडियो की खासियत होगी कि हम लोग प्रश्न के साथ साथ ढेर सारी अवधारणाओं के ऊपर यानी उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। साथियों, बहुत ही यूनिक वीडियो है, बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं। पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और उससे जुड़ी अवधारणाओं को हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो आपका है कि 3 कड़ी में 16 एक है, यानी 3√16 एक है आपकी अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या। दरअसल यदि बात की जाए, अगर आप देख रहे हैं 3 कड़ी में आपका 16 है, तो दरअसल देखा जाए तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4 और 3 का 4 में गुणा करिएगा तो 12 आएगा। और 12 जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका पूर्णांक है और उस पूर्णांक में भी देखा जाए तो ये आपका धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक के अंतर यानी आपका ये 12 क्या है, पूर्णांक है। जो है 3 कड़ी में 16 ना ही अपरिमेय संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही काल्पनिक संख्या है। थोड़ा सा हम लोग जो है चलते हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ हमें अवधारणाओं को कुछ अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। दरअसल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, नंबर होता है, वो देखा जाए तो 2 भागों में मूल रूप से पहले बढ़ता है। जो पहला भाग होता है वो आपका देखा जाए तो वास्तविक संख्या होती है और जो दूसरा भाग होता है वो आपकी होती है आपकी काल्पनिक जो है संख्याएं। अब वास्तविक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारी 2 संख्याएं आती हैं। एक हमारी आती है परिमेय और दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या, यानी एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। और दरअसल परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही देखा जाए तो हमारा क्या आता है, पूर्णांक आता है। और पूर्णांक को भी आप देखिएगा तो ये आगे 3 पार्टों में बढ़ता है। आपका एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है आपका धन पूर्णांक और एक होता है आपका देखा जाए तो ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब आगे चल के धन पूर्णांक को ही आप देखते हैं कि इसे ही जो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या या गिनती की संख्या के नाम से जाना जाता है। और यही जो गिनती की संख्या होती है आगे आपकी देखते हैं सम विषम में भी बढ़ जाती है। और इसी पूर्णांक को हम आगे चल के देखा जाए तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और आपकी इकाई संख्या या यूं कहा जाए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में बढ़ जाता है। सबसे अधिक सवाल जो है अभाज्य संख्याओं से आपसे पूछे जाते हैं, परिमेय संख्याओं से पूछे जाते हैं खास करके। तो ये ध्यान में रखना है। ये छोटा सा एक नंबर सिस्टम का परिचय था, आप इसे जानते भी रहे होंगे, लेकिन इस तरीके का आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने की जरूरत है। एक होल नंबर होता है, जब हम गिनती की संख्या में 0 को मिला लेते हैं तो वो होल नंबर माना जाता है। यानी होल नंबर की बात की जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर आपके होते हैं, ये होल नंबर के अंतर्गत आएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग एक चीज ध्यान दें कि जैसे आपका एग्जाम में बहुत अधिक दोहराया जाता है पाई, तो कहा जाता है पाई कैसी संख्या है, तो पाई आपका देखा जाए तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है। बहुत अधिक यूपी टेट एग्जाम में और सी टेट एग्जाम में दोहराया हुआ क्वेश्चन है। और यही पाई के मान यदि 22/7 की बात की जाए तो ये 22/7 जो है यह आपका एक परिमेय संख्या होती है। दरअसल देखिए परिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से आप समझ लीजिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और जो Q का मान होता है यानी जो उसका हर होता है वो 0 के बराबर यानी 0 नहीं हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q के रूप में लिख पाएँ, बशर्ते P/Q होते क्या हैं, ये दरअसल P/Q जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। भले
आपका ऋण 3/4 लिखा गया है। ये ऋण 3/4 क्या है भाई? ऋण जो माइनस जो 3 है यह ऋण पूर्णांक है, और जो 4 है ये आपका धन पूर्णांक है। और देख रहे हैं कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, और P और Q का पूर्णांक होना जरूरी है। जो पूर्णांक नहीं होगा वो परिमेय नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका अगर कौड़ी में 3/2 को लिख दिया जाए, देखिए जो √3 है, तो चूंकि देखिए जितने भी कौड़ी वाली संख्याएं हैं जिनका जो है डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकल पाता है, अगर √3 की बात की जाएगी तो यह आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 को आप 3⁻1/2 लिखेंगे। तो वो नंबर यानी वह संख्या जिसकी कोई जैसे मान लीजिए अगर यही 3 की घात 1 होती, 3 की घात 2 होती, 3 की घात 3 होती, यानी इनकी घात 1 2 3 स्वतंत्र घात होती, तो यही आपका जो है परिमेय संख्या कहलाता है। यानी 3 क्या है? परिमेय है, 9 भी परिमेय है, ये सारे परिमेय होते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है कौड़ी में 3 की, या कौड़ी में 2 की, या कौड़ी में 5 की, या कौड़ी में 7 की, यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती हैं और उन्हें रूट के रूप में लिखा गया है, कौड़ी के रूप में लिखा गया है इस तरीके से, तो ये जो सारे नंबर होते हैं यानी ये जो संख्याएं होती हैं ये आपकी अपरिमेय की कैटेगरी में आती हैं। अगर यहीं पे मान लीजिए √4 लिख दिया जाए, √9 लिख दिया जाए, रूट जो है 16 लिख दिया जाए, तो ये आपका 4, ये आपका 3, ये आपका 2, तो ये जो है अपरिमेय न हो करके ये परिमेय। कौड़ी में 4 क्या है? परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने जाना कि वही संख्या परिमेय मानी जाती है जिसे आप P/Q का रूप दे पाएं, और Q का मान जो है 0 के बराबर न हो, और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अगर वो पूर्णांक है ही नहीं तो जो पूर्णांक है ही नहीं वो परिमेय नहीं हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखना है, यदि मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से लिख दिया जाए, ये जैसे मान लीजिए आपको का 0 मान लीजिए आपका 0/5 ही है, तो देख रहे हैं 0 भी पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, और ये आपका धन पूर्णांक है, तो आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो आपका चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, जैसे इस टाइप का भी नहीं, तो आप यहाँ ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए आपका 11/-13 है इस तरीके से, तो यह भी आपका P/Q का रूप है। ये दोनों आपके पूर्णांक ही हैं, भले धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, और ये P/Q के रूप में है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। अपरिमेय पाई अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √2, √3, √5, √7, यानी आप जिनका पूर्ण वर्ग यानी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती या जिनका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकल पाता है वे सभी कौड़ी वाली संख्याएं आपकी अपरिमेय में होंगी, और बाकी जिसका निकल जाएगा वो वर्गमूल वो आपकी, तो जैसे मान लीजिए √4/7 है, तो यह भाई परिमेय होगा क्योंकि इसे 2/7 आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपका पाई के बारे में भी क्लियर हो गया, पाई का मान क्लियर हो गया, परिमेय और अपरिमेय जान गए। यहाँ पर यह संख्या अब आपको पता चल गया कि ये निश्चित रूप से 3 कौड़ी में 16 आपका एक पूर्णांक है। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है। देखिए अभी आप एकदम आराम से बने रहिए, चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चन होते हैं। दिक्कत आपको इसलिए होती है कि आपको अवधारणा स्पष्ट नहीं है, तो हम अवधारणाओं को भी क्लियर करते हैं। बहुत ही यूनिक सवाल लगा, निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 250 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, या इसी को कहता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 250 के विभाजकों की संख्या क्या होगी। तो दरअसल जब भी ऐसा है, जैसे एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर चलिए, यदि मैं आपसे सवाल कर दूं कि भाई 16, अगर मान लीजिए आपसे कह दें कि 16 के आपको विभाजक बताने हैं, यानी 16 के विभाजकों की आपको संख्या बतानी है, तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप डायरेक्ट भी बता देंगे। अभी जैसे आपसे कहा जाए कि 16 के विभाजकों की संख्या, या इसी को कहा जाता है 16 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड का मतलब समझ ही रहे हैं कि वह संख्या, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरा का पूरा विभाजित कर देती हैं। तो जो विभाजित करने वाली संख्याएं होती हैं वही उस संख्या का गुणनखंड होंगी। यानी 16 को जो संख्या डिवाइड कर देगी, जो संख्या विभाजित कर देगी, वह जो है उसका गुणनखंड मानी जाएगी, यानी वह उसका विभाजक मानी जाएगी। तो कितनी ऐसी संख्याएं होंगी उसका नंबर पूछता है। दरअसल छोटा सवाल 16 है, तो 16 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा,
और आपका 8 से भी कटेगा और इसके बाद मान लीजिए 16 से कटेगा। तो इस तरीके से कैसे देखा जाए तो गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 नजर आ रही है। लेकिन अगर यही बात की जाए 16 को आप क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसे आप 2 का पावर 4 लिखते हैं। तो जो भी जितना भी किसी भी देखिए दरअसल जिस नंबर का, जैसे यहाँ हमें तो 250 का बताना है, मैं 16 को लेके समझा रहा हूँ, तो 16 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो इसे आप 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और गुणे 2 4 बार लिखिएगा, 2 का पावर 4 यानी 2 को 2 का पावर 4 लिखेंगे। तो इसके अगर देखा जाए तो अभाज्य जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 का पावर 4 आ रहा है। तो जितना पावर आता है 2 की घाते 4 आ रहा है, इसका पावर 4 है, उसमें 1 आपको बढ़ा देना है, तो गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट मालूम हो जाती है, यानी 5। आप यहाँ देखिए 1 से भी कटेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 के कितने विभाजक होंगे, तो आपके कितने होंगे 5 होंगे। और यहाँ पर आप ट्रिक के द्वारा भी आप देख पाए, चूंकि 250 में बड़े आराम से मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए। तो 16 को आप अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये लिखेंगे, फिर पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 4 लिखेंगे, जितना पावर आ जाए बस 1 उसमें आपको जोड़ देना होता है, वही आंसर हो जाता है। अब चलिए हम आपको 250 का बताते हैं। दरअसल यहाँ से एक क्वेश्चन यूपी टेट हो या सी टेट हो, प्राइमरी लेवल हो, जूनियर लेवल हो, हर हाल में पूछा जाता है। तो 250 का आपको बताना है इसके गुणनखंडों की संख्या। तो पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो जैसे निकालिएगा तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, करके देखिए 5 25 5 125 का 2 गुना आपका 250। ये अभाज्य गुणनखंड इसलिए है कि 2 भी अभाज्य संख्या और ये 5 और 5 ये सारी अभाज्य। तो आप इसका जो है क्या करते हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा तो 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भागा देते आप तो 125 आता, फिर आप करिएगा तो ये आपका 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से करिएगा और 5 इकाई 5। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड आपका ये आ गया। अब इसे आपको पावर के रूप में क्या लिखना है, तो 2 एक बार आया है, 5 3 बार आया है, ये लिख लेना है। अब मैंने बताया कि गुणनखंडों की आपको संख्या बतानी है, आपको विभाजक की संख्या बतानी है। तो इसका जो ट्रिक होता है वो यही होता है कि जितने इसके पावर हैं उनमें 1 आपको और बढ़ा के गुणा कर देना होता है। जैसे यहाँ देखिए वहाँ तो 2 की घाते 4 अकेले था, तो आपने क्या किया 4 में 1 जोड़ दिया, आपका 5 आ गया था डायरेक्ट। यहाँ लेकिन 2 है, 2 की घाते 1 5 की घाते 3, तो यहाँ 1 में 1 जोड़िएगा 2 होगा, और यहाँ 3 है तो इसमें भी अगर आप 1 जोड़िएगा तो 3 1 घात बढ़ा देना है 4, बढ़ाने के बाद गुणा करना है 2 और ये हो जाएगा 4, 4 दूना कितने 8, और यही इसका जो है आपका आंसर माना जाएगा। तो 250 के गुणनखंडों की संख्या अगर आप निकालने चलेंगे तो ऐसे आप निकालिएगा कि ये 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो आपका निकालने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि किसी के गुणनखंड की संख्या आपसे पूछ दे या विभाजक की संख्या पूछ दे तो उस संख्या का पहले आप क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा इस तरीके से, फिर उसे पावर के रूप में लिख दीजिएगा। फिर जो उनके पावर हैं उनके पावरों में 1 1 आपको प्लस कर देना है। अब 1 1 आप बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद उनका आपस में गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही संख्या मानी जाएगी। चलिए मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से अब आपका विभाजकों की संख्या कहा जाए चाहे गुणनखंडों की संख्या कहा जाए, अगर यहाँ से जुड़ा सवाल होगा तो आपका 100% सही होगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक लगा वो है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहभाज्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट को भी लेके बनता है। देखिए अगर बात की जाएगी अभाज्य संख्या की, यहाँ से क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप। देखिए अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या है जो 1 यानी 1 और स्वयं से, जो 1 और स्वयं से डिवाइड होती हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं कटती है। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसके पास केवल 2 गुणनखंड पाया जाता है, यानी 1 और वो संख्या स्वयं, तो वही तो आपकी अभाज्य होती है, जो किसी से न कटे और कटे भी तो अपने से और 1 से कटती है। ठीक है, वही अभाज्य संख्या, इसे ही आपकी प्राइम नंबर बोला जाता है। अगर आप 1 से 100 तक की संख्याओं के भी, अगर 1 से 100 तक की आप गिनती लिखते हैं, अगर उसमें टोटल अभाज्य संख्या की बात की जाती है तो 1 से 100 तक की गिनती में 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि भाई 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो आपकी होती हैं 15 गिन, और अगर 51 से लेकर 100 के बीच की बात करेगा तो 10, दोनों को जोड़िएगा तो इस तरीके से आपका आ गया 25। लेकिन अगर प्रथम अभाज्य की बात की जाएगी, देखिए यहाँ एक बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट एग्जाम में।
वो आपका क्वेश्चन लिया गया है कि सबसे छोटी शून्येतर अभाज्य संख्या, सॉरी सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या। ऋणेतर अभाज्य संख्या का मतलब जो ऋणात्मक न हो, यानी सबसे छोटी ऋणेतर यानी ऋण वाली नहीं होनी चाहिए, यानी धनात्मक। तो सबसे छोटी धनात्मक अगर कोई अभाज्य संख्या होती है तो वो आपकी पहली 2 होती है, इसलिए कि 2 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। तो इस 3 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा, तो सबसे छोटी और पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ये बहुत अधिक पूछा जाता है, प्रथम अभाज्य संख्या 2, लेकिन 2 प्रथम अभाज्य भी है और सम संख्या है। देखिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सभी अभाज्य संख्याएं आपकी जो है सम न होकर के विषम होती हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है जो आपकी सम होती है और पहली अभाज्य संख्या मानी जाती है। बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है, प्रथम 5 जो है अभाज्य संख्याओं का आपको औसत बताना होता है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद आपकी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपकी 9 नहीं होगी, आपकी इसके बाद 9 10 नहीं होगा, आ जाएगा 11। तो 1 2 3 4 5, तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हो गया, यानी पांचों को आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 5 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। बहुत ज़्यादा यह भी पूछा जाता है। तो आपको प्रथम अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए कि पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सम अभाज्य संख्या भी आपका देखा जाए तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे डाउट आपका जरा सा नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा जो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या क्लियर हो गई। अब भाज्य संख्या का मतलब ये होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जो संख्या किसी भी संख्याओं से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, यानी वो कटने वाली संख्या। तो खैर हटाइए, लेकिन यहाँ बात हो रही है सह माने होता है जोड़ा। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनका, देखिए सह अभाज्य संख्याएं तभी होंगी देखिए जो जिनका मौसा, यदि उन दोनों संख्याओं का आप मौसा लेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, 1। और जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो वो संख्या जो होती है, जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो वे संख्याएं एक दूसरे से आपस में नहीं कटती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया 3 4, अगर आप अकेले देखिएगा तो 3 को देखेंगे सिंगल रूप से तो यह अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर 4 को देखिएगा अकेले तो यह जो है विभाज्य संख्या यानी कटने वाली है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो यह जो जोड़ा बनेगा, यह जो युग्म बनेगा, यह जो युग्म होगा, यह जो है सह अभाज्य माना जाएगा, क्योंकि ये आपस में जो एक, भले देखिए 3 से न 4 कटेगा न 4 से 3 कटेगा, तो जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से, 2 ऐसी संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से न डिवाइड हों तो वो जो है आपकी सह अभाज्य कहलाती है। यह आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा है यूपी टेट एग्जाम में कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है। दरअसल अगर आप 3 का भी फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 होगा, 4 का फैक्टर करेंगे 1 2 4 होगा, लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो तो आपका 1 ही है। 3 और 4 का मौसम क्या होगा, 1। जब दोनों, देखिए कभी भी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 0 नहीं होता, उसका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। तो जो 2 अभाज्य, अब जैसे देखिए इसमें कह रहा था 6 8, 6 और 8 देखिए 6 8 आपस में कट जाएगा, 10 12 भी कट रहा है, 16 24 भी कटेगा, लेकिन 3 और 4 आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगे, यानी इनका महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। इसका मतलब 3 और 4 कैसे हैं भाई, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ऐसी 2 संख्याएं, यानी ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मौसम 1 आए तो वही आपका सहभाज्य होता है। इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। सहभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है भाई, 1 होता है, आपस में नहीं कटती। अब चलिए बहुत ही यूनिक सवाल आ गया, वो यूपी टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। मैं यहाँ आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो विदिन सेकेंड का है, मात्र सेकेंड में आप करिएगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए कि जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। दरअसल ये बात बोल रहा है कि कोई नंबर है, अगर उस संख्या को आपने 8 से भागा दिया, 8 से विभाजित किया, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर आपका शेष जो है 3 आ रहा है। कह रहा है यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जब भी कोई कितना भी बड़ा सवाल हो, जब ये कहे कि किसी संख्या में
इस संख्या से भाग देने पर ये शेष बचता है, उसी संख्या में इस संख्या से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। जैसा कि यहाँ है कि संख्या में 8 से भाग दे रहे हो आप पहले, तो 3 शेष बच रहा है। जब उसी संख्या वही संख्या है और उसमें अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा। कुछ नहीं करना है, जो पहले वाला शेष आ रहा है यानी आपका जो प्रथम शेष है उसमें जो है द्वितीय जो भाजक है यानी जो दूसरा भाजक है द्वितीय भाजक से, यानी दूसरा जिससे भागा देने की बात हो रही है, आपको भाग दे देना है, जो शेष आएगा वही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पहले शेष क्या है भाई, जब 8 से भागा दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, तो अब 3 में किससे भागा देना है, कह रहा है ना कि जब उसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो शेष 3 आ रहा है और विभाजित जो दूसरी बार 2 से भागा देना है उस संख्या में, तो आप शेष में पहले शेष में 2 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 में जैसे ही 2 से भागा दीजिएगा तो आपका 1 शेष आएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, शेष कितना आएगा भाई, 1 आएगा, यही आंसर है। जैसे मान लीजिए एक अलग सवाल ले लीजिए, कोई संख्या है, मान लीजिए उसमें 8 से भागा दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। अगर उसी संख्या में मान लीजिए 3 से भागा देना हो तो क्या शेष बचेगा। पहली बार 5 शेष बच रहा है तो शेष 5 में 3 से भागा दे देना है, यानी 3 से भागा देने पर क्या बचेगा, तो पहले शेष में आप दूसरे भाजक से भागा दे दीजिएगा तो जो बचेगा वह शेष माना जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 शेष बचेगा। तो जब ऐसा है तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस देखा नहीं कि आपको बस इतना करना था, आपको बस 3 में 2 से भागा देना है, जो शेष आएगा लिख देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की अवधारणा आप समझ पाए और जब भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड में लगा दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक 3 या 4 है, यानी कोई एक प्राकृतिक संख्या है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक, कोई एक नेचुरल नंबर दिया गया है, उसका प्रत्येक अंक या तो 3 होगा और या तो 4 होगा। यह संख्या 3 या 4 से विभाजित होती है और वह संख्या 3 और 4, देखिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ 3 और 4 से, दोनों से है, मान लीजिए 3 और 4 से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या यानी वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए पहली बात तो ये ध्यान देना है कि जो वो प्राकृतिक संख्या दी गई है उसमें, या देखिए यहाँ जितने भी आंसर दिए गए हैं, देखिए 333 दिया है, 44 दिया है और 400 ये दिया है और 4444 है। ठीक है, इतने आंसर है। कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 होगा और या तो 4 होगा, 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, लेकिन वो ये जो नंबर है वो 3 और 4 से, 3 और 4 दोनों से कटने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आप यूपी टेट एग्जाम जब देने जा रहे हैं, चाहे आपका जो है प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, बात गणित की हो, तो निश्चित रूप से विभाज्यता से एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। खास करके 11 की विभाज्यता से जुड़ा सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 से डिवाइड होने का क्या नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनके अंकों का योग करिए और वो यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 4 से डिवाइड होने का नियम ये होता है कि इकाई एवं दहाई के स्थान, यदि इकाई एवं दहाई के स्थान पर आने वाला जो अंक है वो यदि 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ अगर पहले ऑप्शन पे जाइएगा तो इसको, ये हालांकि 3 3 3 है तो निश्चित रूप से 3 से तो कट रहा है, 3 से तो 333 कटेगा, क्या 4 से कटेगा, नहीं, इकाई दहाई की जगह 33 है, अब 33 में 4 से कटेगा तो जवाब होगा 9, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 44 की बात करेंगे तो 4 से तो कटेगा लेकिन 3 से कटने वाला नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। अब 444 पे चलते हैं, इनके अंकों का योग करिए, 4 4 8 4 12, 12 में 3 का भागा देंगे तो पूरा 4 बार में कट जाएगा, यानी 444 जो है वो 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है पूरा का पूरा, और 4 से भी कटेगा, 4 से भी 444 कट जाएगा। यानी अब देखिए ये ऐसा नंबर है जो आपका सबसे छोटा भी है। अब ये वाला नंबर तो 4444 तो इससे बड़ा ही है। अब आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, 444 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। बस आपको 3 से 4 से कटने वाले का नियम पता होना चाहिए। इनके अंकों का योग करिए, 4 4 8 4 12, और 12 में 3 से कट जा रहा है, 3 चौका 12 कट रहा है, 4 से तो कटेगा, दिस इज आंसर। तो आप निश्चित रूप से जब एग्जाम में जाएं तो आप इसको हल्का में न लें, आप कम से कम 1 से लेकर के 11 तक की जो विभाज्यता के नियम है उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 11 के डिवाइडेशन का नियम
बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि सम स्थान पे आने वाले अंक और विषम स्थान पे आने वाले अंकों का अंतर 0 आना चाहिए या वो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तो वो 11 से संख्या कट जाती है। आगामी जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको विभाज्यता से जुड़े और सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन अवधारणाओं पे बात हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सारी डिस्कस हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है, 1 होता है, इस पर भी बात हो गई। आगे क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। आइए इसको बेसिक समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 112 इकाई आपको लिख लेना है, और धन लिखा है 12,000 और इसके आगे है 11,012 अब प्लस लिखा है कितने दहाई होंगे, यानी यहाँ कितना दहाई होगा यही बताना है। यही क्वेश्चन है कि इसमें कितने दहाई होंगे, यानी इसका आंसर होगा 111 दहाई, 112 दहाई, 101 दहाई, 110 दहाई बताना है। दरअसल जब भी ऐसा है तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए 112 इकाई है, इकाई का मान 1 होता है जब इसका, तो 112 इकाई है तो 112 गुणे 1 कर देना है और यहाँ धन करिए। 12,000 है तो 12,000 का मतलब आप 1000 की जगह 1000 कर दिए। 112,000 का मतलब 112,000 का मतलब क्या हुआ, यही तो 12,000 हुआ, तो 12 गुणे आपको 1000 करना है। यहाँ जो संख्या लिखी गई है 11,012 यानी 11, ये आपका 11,012, ये आपको नंबर आपको लिख देना है, ठीक है, यानी 1,112 लिख देना है। फिर इसके बाद देखिए क्या रहा, कितने दहाई। अब कितने दहाई होगा, चूंकि दहाई का मान नहीं पता, मान लीजिए वो यक्ष दहाई, लेकिन यक्ष दहाई यहाँ पर यानी इसी को पूछ रहा है कि इसमें कितना दहाई शामिल किया जाए कि जो लेफ्ट का मान है वो राइट के मान के बराबर हो जाए। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ मान लेंगे चलिए यहाँ पे इसका आंसर यक्ष दहाई होगा, लेकिन यक्ष दहाई होगा और दहाई का मान कितना होता है भाई 10, तो आप कर देंगे यक्ष गुणे 10, यानी इनके जो है जो मान है स्थानीय मान है उसको कर देना है। अब देखिए जैसे 112 में 1 से गुणा करेंगे तो 112 होगा और ये आपका हो जाएगा 12,000 और ये है 11,012 और ये हो जाएगा आपका 10। दरअसल इसको जब जोड़िएगा 112 को तो 12,000 12 112 और इसको माइनस कर दीजिए 11,012 और ये हो गया 10x। जैसे ही घटाएंगे देखिए यहाँ पे अगर 12,112 में से आप 11,012 घटाइएगा तो ये 0 आएगा, 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1100 आएगा, यानी इधर देख रहे हैं आपका 1100 आ गया और इधर है 10x। 0 से 0 काटिएगा तो यक्ष का मान आ गया 110 और यक्ष माने क्या है, यही तो दहाई है, यानी यहाँ पे कितने दहाई होना चाहिए था, 110 दहाई। करके भी देखिएगा अगर 11,012 में 110 दहाई का मतलब हुआ 110 दहाई का मतलब दहाई का मान 10। अब इसको जोड़िएगा और यहाँ पे 112 इकाई है ही, अब प्लस यहाँ 12,000 है, तो ये करके तो इन सभी का जब मान निकालिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर हो जाएगा। जब ऐसे सवाल आए बस आपको स्थानीय मान का ख्याल रख के ऐसे इक्वेशन को कर लेना है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। चीज़ें बहुत आसान भी है, ये आप जानते भी हैं। खैर क्वेश्चन ऐसा बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हर हाल में रिवीजन करके जाने की आवश्यकता है। आगे बहुत यूनिक क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का आपको योग बताना है। देखिए क्रमागत संख्या की बात हो रही है, 5 क्रमागत संख्या ध्यान में रखना है कि भाई 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 20 दिया गया है। देखिए क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं और क्रम से आने, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे 10 तो 10 के आगे की क्रमागत संख्या बताना है, आप 1 जोड़ते जाइएगा और आगे की क्रमागत मिलती चली जाएगी, 10 से 11, 11 12 13 ऐसे करके। तो ठीक वही बात हो रही है, आपको ऐसी क्रमागत संख्या 5 ठो बतानी है जिसका योग 20 आता है। तो दरअसल आप जब भी क्रमागत संख्या के मानने की बात होगी तो आप पहली क्रमागत संख्या 1 मानेंगे तो अगली x+1 होगी, फिर अगली 1 जोड़िएगा तो x+2 होगी, x+3 होगी और x+4। इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आपको 5 क्रम। देखिए क्रमागत संख्या आपको मानने आना चाहिए। देखिए कोई भी जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके 2
क्रम से आने वाले, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया गया 13 और 14, तो 13 14 कैसी संख्या है भाई, इसे आप कहेंगे क्रमागत संख्या है, क्रम में आने वाली संख्या है, और इनमें अंतर 1 का होता है। अगर 13 में 1 जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा। तो वही बात यह है, पहली को अगर आप x मानेंगे तो अगली x+1 होगी, फिर एक जोड़िएगा x+2 x+3 x+4, ऐसे ही कितना भी कहे आपको यही मानना है। लेकिन अगर आपको क्रमागत सम या विषम मानने की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं उसके लिए क्या होता है। दरअसल सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जब क्रमागत सम या विषम की बात होती है तो दो संख्याओं के बीच हमेशा जो अंतर आता है, क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं सम या विषम, उसमें हमेशा 2 का अंतर होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11, ये विषम संख्या है, लेकिन अंतर देखेंगे हमेशा 2 का चल रहा है, 5 2 7 7 2 9 9 2 11। और अगर सम की बात करिएगा, मान लीजिए आपने 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा, 16, ये कैसी, ये सभी सम संख्याएं हैं बट क्रम से आ रही हैं, यानी 2 का अंतर है, 10 2 12 12 2 14। चाहे सम हो या विषम हो, उनमें जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो इसीलिए जब सम या विषम संख्या मानने की बात होती है तो आप पहली संख्या तो x मानते हैं और अगली वाली x+2, फिर 2 जोड़िएगा x+4 x+6 x+8। अगर आपसे कहा जाए 1 2 3 4 5, अगर प्रथम आपसे कहा जाए 1 2 3 4 5 क्रमागत सम संख्या मानने की बात की जाएगी तो आप जो है ये मानिएगा। सम मानना है तो ऐसे मानेंगे, और विषम मानना है तो भी यही माना जाता है। सम वाले सवाल में ऑटोमेटिक x का मान सम संख्या आएगा, और विषम वाले क्वेश्चन में ऑटोमेटिक x का मान आपका, मान लीजिए x का मान सपोज दैट आपने किया 20 आ गया, सम आ गया, इसका मतलब अगली क्या होगी, 22 होगी, 2 जोड़ते जाइए, बस ऐसे ही। अगर मान लीजिए x का मान सपोज दैट 9 आ गया तो अगली क्या होगी, 11, 2 जोड़ते जाइएगा, मिल जाएगा। लेकिन अब हमारा ये क्वेश्चन सम विषम का नहीं है बल्कि क्रमागत का है, यानी 1 के गैप का है। चलिए क्वेश्चन लग गया। 5 संख्या आपने मान लिया, अब इनका योग यानी x x+1 x+2 x+3 x+4 = 20। 5 बार x आया है तो 5x होगा ही। अब 1 से देखिए 3, ये 2 1 3 3 3 6 4 10, अब बराबर 20। देखिए 5x का मान क्या होगा, ये 10 उधर जाएगा, 20 से 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 5 दूना 10, 2 आ गया। इसका मतलब पहली क्रमागत संख्या आपकी क्या थी, यानी वो क्रम से आने वाली संख्या 2 थी, 2 में जोड़ेंगे 3 4 5 6 की 1 2 3 4 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि वो संख्याएं क्या थी, 2 3 4 5 6 थी, क्रमागत संख्याएं थी। इनको जोड़िए तो निश्चित रूप से इनका जोड़ आपका 20 आएगा। 3 2 5 5 4 9 9 5 14 और 6 20 आ गया। लेकिन आपसे कह रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग बताना है, तो शुरू से 3 क्रमागत संख्या यानी 2 धन 3 धन 4, तो 4 3 7 2 कितना हो रहा है, 9। तो अब जो ये आ गया उसमें प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग पूछा है तो वो कितना होगा आपका, 9। तो आपको मैं बता दूं कि यूपी टेट एग्जाम के चाहे प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो, निश्चित रूप से आपका जो है क्रमागत संख्याओं से और सम क्रमागत विषम क्रमागत संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप चैनल पे जाएंगे तो बहुत ढेर सारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो इसके ऊपर पड़ी हैं, आप बड़े आराम से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह संख्या, बहुत ही यूनिक सवाल है, यूपी टेट एग्जाम में भी आया है, सी टेट एग्जाम में भी पूछा गया। वह संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। दरअसल देखिए ये कह रहा है कि 1 से 10 तक की जो है सभी संख्याओं से क्या हो भाई, वो कटने वाली संख्या हो, विभाज्य हो। तो उसका आंसर आपका दिया गया है 604, 25 20 और आपका 10 और 100। देखिए 1 से 10 तक के संख्याओं से कटने का आशय ये कि 1 से 10 तक की, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि इसका मौखिक आंसर है, देख के ही बता देंगे आप, इसको देखा नहीं कि आपको बता। देखिए दरअसल इसका जो आंसर होता है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए सबसे छोटी भी पूछ सकता है, कटने वाली भी पूछ सकता है। एक बार यूपी टेट एग्जाम में सबसे छोटी पूछा है कि जो 1 से 10 तक की सभी जो संख्याएं 10 ठो आ रही हैं, इन सभी से कटने वाला
जो है संख्या बतानी है या विभाज्य संख्या बतानी है या सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी संख्या कटने वाली की बात होती है तो हम एलसीएम की बात करते हैं, यानी हम सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी की पूरी क्या करती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब हम एलसीएम की बात करते हैं। देखा जाए तो 1 से 10 तक की संख्याओं का 1 to 10 का जो एलसीएम होगा वही जो है क्या माना जाएगा, सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी, जो 1 से लेकर 10 से कट जाएगी। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो अगर 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो उसका मौखिक जवाब होता है 2520 आता है। लेकिन देखिए 1 का फैक्टर करेंगे, 1 होगा, इसका 1 गुणे 2 होगा, इसका 1 गुणे 3 होगा, 1 गुणे 2, या इसका आप करेंगे तो 2 गुणे 2 2 दूना 4 होगा, इसका 1 गुणे 5 होगा, इसका 2 3 6 होगा, इसका जब आप करिएगा तो 1 गुणे 7 होगा, इसका देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और 9 का 3 गुणे 3 और 10 का 2 गुणे 5। तो इसमें कोई एक लाइन आप लिख लीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 नहीं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 है, गुणे 7 कर लेना है आपको। अब देखिए 3 गुणे 3 आया है 2 बार, तो 1 3 का करेंगे गुणा, 5 तो 1 ही बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 देखिए 2 2 बार आया है, 2 गुणे 2, तो 1 2 आप कहीं ना कहीं पीछे भी करेंगे। तो इस तरीके से जब इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा, कहने का मतलब, तो आपका आंसर आएगा 2520। तो ये देखिए पहली बात तो 1 से 10 तक की जो सभी संख्याओं से जो कटेगी संख्या वो 604 नहीं हो सकती, 10 भी नहीं होगी, 100 भी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आपका 2520 होगा। इसे आपको रट लेने की भी ज़रूरत है कि भाई 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है आपका 2520 यानी 2520 होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की संख्याओं का आपको एलसीएम लेना होता है। 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणनखंड करिए, फिर आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका है, जैसे दिया है आपका इस तरफ का भी बहुत ज़्यादा पूछता है, 378 गुणे 236 गुणे आपका 459 गुणे आपका 312 के गुणनफल में इकाई के स्थान पे आने वाली संख्या की बात करी जाती है। जब इतने बड़े सवाल हो कुछ नहीं करना, इकाई का अंक बताना है तो बस इकाई के अंकों को ध्यान में रखना है। 378 में इकाई का अंक 8 है, 236 में इकाई के स्थान पे 6 है, 459 में इकाई के स्थान पे 9 है और 312 में इकाई के स्थान पे 2 है। अब आपको बस इनका आपस में गुणा कर देना है। 8 6 48 कर देंगे आप, और गुणे 9 दूना 18 कर देंगे आप। फिर यहाँ से इकाई के अंक ले लीजिए, आपस में गुणा करिए। 8 का 8 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 64। अब इकाई की जगह क्या आ गया, 4, और यही इसका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। यानी अगर इन चारों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई के स्थान पे 4 ही आएगा। बस आपको यहाँ गुणा कर देना है, जैसे 8 6 48 तो यहाँ 4 ले लीजिए, 9 दूना 18 तो यहाँ 8 ले लीजिए बस। फिर 8 का 8 में करें, 8 का 8 में करेंगे तो 8 8 64, फिर इकाई की जगह क्या है, 4। तो ये आप जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मैं इकाई के स्थान पे जो पावर वाले सवाल आते हैं वो खास करके प्राइमरी में ना करके जूनियर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसको करने के लिए हम लोग बहुत ही जो है ऐसे क्वेश्चन को आप लगाइए मत, केवल आप ट्रिक से सेकंडों में बता देंगे। देखिए कहता है एक 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। देखिए 2 अंक वाली संख्या है, जब आप जानते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या होती है तो उसमें एक आपका इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। कह रहा है इनके अंकों का जो गुणनफल है इकाई दहाई, यानी इकाई गुणे जो दहाई के अंक हैं उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, आपका 6 आना चाहिए। कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ देते हैं, जो संख्या है उसमें यदि आप 9 जोड़ते हैं तो अंकों का स्थान जो है बदल जाता है, यानी इकाई दहाई हो जाता है और दहाई इकाई। तो हम यहाँ पे जो 4 हमारे पास आंसर होते हैं हम उसी को लेकर के ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाता है, लगाने की जरूरत नहीं। 16 है, आंसर 15 है और 43 है और आंसर 23 है। देखिए इकाई, देखिए कह रहा है ना कि संख्या, अब यहाँ से आंसर मान लीजिए कि हमारी वो संख्या 16 है। अब 16 है तो भाई मान लीजिए पहला, तो इनके इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करिए, तो इकाई की जगह 6 है, दहाई की जगह 1 गुणे 6 करेंगे तो 6 तो आ गया। तो पहली शर्त का पालन, देखिए पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है। पहली शर्त ये है कि इकाई एवं दहाई के अंकों का गुणनफल 6 आना चाहिए,
और यदि जो इन इकाई और दहाई के द्वारा जो संख्या बन रही है उसमें आप 9 जोड़ें तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 16 है तो पलट करके आपका 61 हो जाएगा। कहने का आशय ये है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहली शर्त का तो पालन 16 में हो रहा है, लेकिन अब 16 अगर संख्या है इसमें 9 जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 हो गया, 25 हो गया। क्या जो है अंक 16 जो संख्या है उसका स्थान पलटा? इसे तो होना चाहिए 61। क्या 16 में 9 जोड़ने से 61 आ रहा है? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब यह आंसर गलत हो गया। अब 1 है, 5 है, इकाई की जगह 5, दहाई की जगह 1, तो गुणा करेंगे तो ये तो 5 आ रहा है, 6 कहाँ आ रहा है? तो यह भी नहीं होगा। 43 में जाइएगा तो 4 गुणे 3 करेंगे तो भाई आपका 12 आ रहा है, आपका 6 कहाँ आ रहा है? तो यह भी नहीं होगा। तो वैसे तो देखा जाए तो निश्चित रूप से जब 3 आंसर गलत हो गए तो चौथा जो 23 है वो ऑलरेडी सही हो गया, लेकिन इसे आपको समझने की जरूरत है। देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर 23 सही है तो इनके इकाई दहाई का गुणा करिए। दहाई 3 है, इकाई 3 है, दहाई 2 है, गुणा करेंगे कितना आ गया? आपका 6 आ गया। ठीक है, पहली शर्त का पालन हो गया। दूसरी शर्त ये थी कि भाई जो संख्या है उसमें आपको 9 जोड़ना था, तो अंकों का स्थान बदल जाना चाहिए। 9 3 12 यानी ये हो गया आपका 32। तो जैसे ही 23 में 9 जोड़ रहे हैं तो 32 हो रहा है। देखिए मूल संख्या 23 थी, 9 जोड़ने से उसके अंक पलट गए, यानी इकाई जो था, देखिए यहाँ इकाई जो था वो जो इकाई थी वो दहाई बन गई, जो दहाई थी इकाई बन गई। देख रहे हैं उल्टा हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवाल को लगाने से बेटर होता है कि इसको आप आंसर से जो है करना होता है। आपकी 2 शर्तें होती हैं। सबसे पहले हो सकता है कि क्वेश्चन में पहली शर्त का पालन जो पहला कंडीशन है उसको 2 फॉलो करते हो। जैसे आपने देखा 16 पहला वाला भी आंसर था और आपका लास्ट वाला भी था, 1 गुणे 6 वाला भी था और आपका 2 गुणे 3 भी आपका 6 हो रहा था। लेकिन दूसरी शर्त का पालन जो है पहला वाला गलत हो गया था, क्योंकि 16 में आप 9 जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है, इसको आना चाहिए उल्टा 61, नहीं हो पा रहा है। अब जब आप 23 में जैसे ही आप 9 जोड़ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जा रहा है? आपका 32 आ जा रहा है। इसका मतलब अंकों का स्थान उलट जा रहा है। ये आंसर सही है। तो साथियों इस तरीके से आपने देखा, और इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अगली वीडियो हम अभी संख्या पद्धति, यह जो है गुणनखंड को लेकर के जो भी यूनिक क्वेश्चन है इसके आगे वाले टॉपिक को हम जो है मैथ की एक बहुत ही यूनिक लाजवाब वीडियो आपके बीच लाने वाले साथियों। बस आपको चैनल पे बने रहना है। साथियों वीडियो यदि अच्छी लगी, अगर हमारा मेहनत आपको सार्थक लगता हो तो साथियों चैनल को लाइक करिएगा, कम से कम अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।